नमस्कार। हेलो डॉक्टर के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। क्या दैनिक जीवन में और रोज़मर्रा के काम करते वक्त आपके हाथों में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट महसूस होती है? क्या जब अखबार पढ़ते हैं या मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तब आपके हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होती है? बेशक होती होगी, लेकिन आप इसे साधारण सी समस्या समझकर अनदेखा कर देते होंगे। लेकिन ये एक साधारण समस्या ना होकर गंभीर स्थिति भी हो सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाथों में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट का आखिर कारण क्या है, इसका इलाज कैसे हो और इसका निवारण क्या है। क्योंकि हाथों की उंगलियों से ये दर्द बढ़ता हुआ आपके कलाई, आपकी कोहनी, आपके कंधे और आपकी गर्दन तक पहुंच सकता है। जी हाँ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपको जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर अमित कुमार व्यास उपस्थित है दूरदर्शन स्टूडियो में, जो कि MS इन ऑर्थोपैडिक हैं, हैंड एंड माइक्रो सर्जन है, आल्सो वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, डायरेक्टर ऑफ हैंड सर्जरी क्लिनिक मालवीय नगर जयपुर, और इनको करीब 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है। सर, आपका एक बार स्वागत है दूरदर्शन स्टूडियो में। जी सर, से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे दर्शक हमारे लिए बेहद ही खास हैं, अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई सवाल है, हमारे विशेषज्ञ के लिए कोई सवाल है और आप भी हाथ से संबंधित किसी दर्द से पीड़ित हैं तो हमसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और साथ ही निवारण भी ले सकते हैं। हमारा लाइव शो है और हमारा नंबर आपको बता दें 0141270499, 0141270498। और आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल भी लगातार चल रहा है, तो हम तुरंत कॉल कीजिए आप। सर, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं क्योंकि हाथ दर्द बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ब्लड फ्लो है और कुछ नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। आखिर हाथ में जो दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हाथ में हमें दो टाइप की कनेक्शंस होते हैं। एक ब्लड वेसल्स होती है और एक नर्व्स होती है। तो अपने हार्ट से जो ब्लड फ्लो आता है वो इन आर्टरीज और वेन्स के थ्रू आता है, और जो अपनी नर्व्स है वो अपने ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो मैं सामान्य भाषा में हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि जैसे कि अपने घरों में दो टाइप की सप्लाई होती है। एक तो पानी की सप्लाई होती है और एक बिजली की सप्लाई होती है। तो शरीर में उसको पानी की जो सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई से कनेक्शन मान सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तारों से सप्लाई है, वो अपनी नर्व्स से रिलेटेड हो सकता है, वो सेम फंक्शनिंग करते हैं। तो ऐसी ब्रेन को उसके पेरिफेरल ऑर्गन से जोड़ने के लिए ऐसी नर्व्स होती है। जैसे आपने एक तार की परिकल्पना करें जिसमें कि चारों तरफ एक रबर की वायरिंग होती है, रबर की कवरिंग होती है, और उसके अंदर कॉपर फिलामेंट्स होते हैं। वैसे ही शरीर में ऐसी ही नर्व्स होती है जिसमें कवरिंग होती है और उसके अंदर फिलामेंट की तरफ एक्सॉन्स होते हैं जो कि बंडल्स में अरेंज रहते हैं। जी, उसी को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। यस। तो ये तंत्रिका तंत्र बेसिकली ब्रेन को पेरिफेरल ऑर्गन से कनेक्टेड रखता है। ठीक है। तो अब चूंकि अपन हाथ का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हाथ में दर्द के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो क्योंकि जैसे तंत्रिकाएं कहीं पे दब जाए, तो जो सबसे जैसे कॉमन कारण है वो एक मेन नर्व होती है जो कलाई में दब जाती है, उसको मीडियन नर्व कहते हैं। उसके कारण से हाथ में सुन्नपन और दर्द हो सकता है। इसके अलावा ये दूसरी नर्व्स है, जैसे अल्ना नर्व है, रेडियल नर्व है, वो कई जगह पे दब सकती है। जैसे एल्बो के अराउंड दब सकती है तो उसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कहते हैं। एल्बो के अराउंड दब सकती है तो उसको रेडियल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और इवन जहाँ से नर्व्स आती है उसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ से नर्व्स अराइज होती है वहाँ पे भी ये रिब से दब सकती है। तो जब ये नर्व्स दबती है
तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है जहाँ पे ये सप्लाई करती है उस जगह पे आपको दर्द का फीलिंग होगी जी। इसके अलावा अन्य कारण जैसे है, जैसे कि कई बार टेंडन्स भी फंस जाते हैं, तो वो कॉमनली अपन एक टेंडिनोपैथी टर्म्स है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिस्ट के लेवल पे डिक्वेंस डिजीज होती है, या कलाई पाम जो हथेली है उसके लेवल पे ट्रिगर फिंगर्स होती है, या एल्बो के लेवल पे टेनिस एल्बो होता है, या कंधे के लेवल पे रोटेटर कफ टेंडिनोपैथीज होती है। तो ऐसे इन कारण से भी वेरियस ये दर्द के सिंड्रोम होते हैं। तो जब भी हम मरीज को देखते हैं तो हमें इसका कारण लोकलाइज करना पड़ता है कि किस कारण से ये दर्द हो रहा है। इसके अलावा कुछ आर्थराइटिस है, कुछ ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है, वो भी पेन सिंड्रोम के रूप में व्यक्त कर सकती है। बिल्कुल सर, क्योंकि सिंड्रोम की अगर आप बात करते हैं तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम जो बहुत कॉमनली जाना जाता है, इस पेन का मुख्य कारण इसे भी माना जाता है, वो है क्या? क्योंकि वो हम जानना चाहते हैं सामान्य भाषा में, और उसके लक्षण क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसा कि इसका नाम कार्पल टनल है जी। जैसे अगर आप लोगों ने कभी कोई पहाड़ी यात्रा करी हो तो उसमें एक टनल होता है, उसके थ्रू पास होके अपन दूसरी सड़क पे जाते हैं। वैसे ही अपने हाथ में जो उंगलियों के लिए जो टेंडन्स और नर्व्स हैं वो एक टनल के रूप में, जो कार्पल मींस रिस्ट के लेवल पे, वहाँ पे होते हुए, उस टनल में से होते हुए पूरे उंगलियों की तरफ जाती है जी। ठीक है, तो इस टनल में 9 टेंडन्स होते हैं और एक नर्व होती है, उस नर्व को मीडियन नर्व कहते हैं। ओके। जब भी कभी कोई भी कारण से अगर ये नर्व दबने लगती है तो इसके जो सप्लाइड एरिया है, इसमें क्या अंगूठा और जो 3 अंगुलियां हैं उसमें सुनपन, झिंझनाहट, ये सिम्टम्स आते हैं। अच्छा। तो इस सिंड्रोम को अपन कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन इसके लक्षण अगर मैं बात करूं तो बेसिक लक्षण, जो शुरुआती लक्षण हैं, वो क्या रहते हैं इसके? इसमें सबसे शुरुआती लक्षण मरीज को ऐसा होता है कि जैसे वो जब जैसे रात को सोया हुआ है। बेसिकली मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रिस्ट का जो वॉल्यूम होता है, जैसे मैंने बताया कि इस कार्पल टनल में 9 स्ट्रक्चर्स होती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे इस कमरे में 2 लोग हैं, अगर तीसरा आ जाए तो वो जगह कम हो जाएगी एडजस्ट करने में, या 2 जने मोटे हो जाएं तो भी वो जगह कन्फाइंड जगह है। तो कार्पल टनल कन्फाइंड जगह है, अगर उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, अगर उसमें या तो कंटेंट्स ज़्यादा हो जाए या वो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है उनका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो नर्व को दबाने लगते हैं, क्योंकि नर्व पे कंप्रेशन सबसे पहले अपीयर होता है। बिल्कुल। तो ये अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो मैं अब इसके सिम्टम्स पे जाता हूँ। बिल्कुल। तो नॉर्मली भी अगर अपन आपके रिस्ट को अगर अपन ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं तो भी क्या है कि कार्पल टनल का वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा। नेचुरली। अच्छा। तो शुरू में जब नर्व पे दबाव होता है तो जब भी रिस्ट की मूवमेंट होगी, जैसे रात को सोते समय कई बार अपन हाथ ऐसे रख लेते हैं तो मुड़ जाता है, तो सबसे पहले ये सिम्टम्स आते हैं कि रात को हाथ सो जाता है। बिल्कुल। या जब वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि हाथ में कुछ भारीपन है और उनको काफ़ी चलाना पड़ता है। रात को कई बार शुरू में मरीज की आंख खुल जाती है और उनको लगातार हाथ को झड़कना पड़ता है, तब जाके उनको लगता है कि उनका हाथ में संचार आया है। बिल्कुल। फिर ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे वो उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ्स को अफेक्ट करने लगते हैं, जैसे कोई लंबी फ़ोन पे बात हो जाए, जैसे इवन जो वर्किंग वुमेन्स होती है, तो जैसे वो सब्जी काट रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं या आटा गूंथते समय जब भी उनकी रिस्ट की मूवमेंट होती है तो वो नर्व पे कंप्रेशन आता है तो उनको सुनपन महसूस होता है। और शुरू में ये हो सकता है झिंझनाहट हो, पर अगर ये डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है तो ये फिर उंगलियां फिर नम रहने लगती है, दिन भर ही नम रहने लगती है। नमनेस में आपको एक कॉमन एग्जांपल से जो अपने सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आपने कभी फील किया होगा कि आप जैसे लंबे समय तक नीचे बैठ जाते हैं और अगर आप उठते हैं तो आपने देखा आपका पैर ही नहीं होता है। हाँ, फील होता है ना, पैर फील एकदम ऐसा लगता है कि आप उस पर वजन ही नहीं डाल पाओगे। हाँ। तो वो ही चीज होती है जो हाथ में हो जाती है, जो वो लोग हाथ में फील करते हैं जी। क्योंकि ये चीज मैंने नहीं फील करी है, लोग
करते हैं। तो मैं आपको जस्ट कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि ऐसी फीलिंग उनमें आती है। बिल्कुल सर, आपने लक्षणों की बात करी है और ये बिल्कुल रोज़मर्रा के जो हैं कामों में ये लक्षण दिखाई तो देते होंगे, और दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं या आसपास आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं या फिर अपने हाथ दर्द से पीड़ित हैं, तो हमें तुरंत कॉल कीजिए, क्योंकि हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। तो फटाफट से कॉल कर दीजिए और हमारे विशेषज्ञ से जो भी सवाल है उसका निवारण करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सर, अगला सवाल आपसे लेते हैं, क्योंकि अगर आपने लक्षणों की बात हमने कर ली है, फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, और साथ ही अगर हम बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम की ही बात कर रहे हैं, तो क्या जेनेटिक रीज़न भी होता है इसके पीछे? तो अगर अपन जैसे लक्षणों पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर अपन इसके कारण पे आए तो मोस्टली इसका जो कारण होता है हमारी लैंग्वेज जो इडियोपैथिक कॉज कहते हैं। जेनेटिक डायरेक्टली इसका कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं होता है, बट सेक्स प्रीडिस्पोजिशन होता है। फीमेल्स पेशेंट में ये ज़्यादा होता है बजाय कि मेल्स में जी। अच्छा, दूसरा कुछ बीमारियां हैं जो इस को होने में, कार्पल टनल को होने में प्रीडिस्पोज करती है। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ की बीमारी है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, आर्थराइटिस है, किसी आर्थराइटिस है, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अच्छा, इवन फर्स्ट सीएमसी आर्थराइटिस है, तो ऐसे लोग कार्पल टनल होने के ज़्यादा प्रोन होते हैं, रिस्क फैक्टर उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, एक कारण बता सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल की भी बात करते हैं, डेली लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं, तो लगातार कंप्यूटर पे काम करने से भी, और लगातार क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा तादाद में होने लग गया है, लगातार मोबाइल में जो हम ऐसे स्क्रीन करके देखते हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है क्या इसके पीछे? हाँ, वो डायरेक्टली नहीं, बट दो टाइप की चीज़ें हैं। जैसे जो लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं या उनके कंप्यूटर पे वर्किंग ज़्यादा होती है, तो उनके क्या होता है कि जो सर्वाइकल स्पाइन होती है, वो एक टक वाले जो काम होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके सर्वाइकल, क्योंकि ये जो मीडियन नर्व है वो सर्वाइकल रीजन से निकलती है जी। तो वो फिर वहाँ पे कंप्रेस होने लगती है। तो जो लोग इसके लिए प्रीडिस्पोज होते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, इसको हमारी लैंग्वेज में डबल क्रश सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर भी दब रही है नस, नीचे वो प्रीडिस्पोज्ड है, तो ये इनडायरेक्टली इसको अफेक्ट कर सकते हैं। और जो कुछ जैसे वाइब्रेटिंग फंक्शंस है जिसमें लगातार उनको कोई चीज़ चलानी पड़ती है, तो उनमें ये हमने देखा है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जी सर, हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पर कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी जी, क्या नाम है आपका सर? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका सवाल क्या है सर? जी, हाथ कांपते हैं, तो ये कब से हो रही है समस्या? जी सर, उनके हाथ कंपन बहुत ज़्यादा रहता है हाथों में, और 35 साल की उम्र है, उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो पूछ रहे हैं क्या कारण है और निवारण? हाथ कंपन के जैसे ये एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़ में हो जाता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उनमें भी हो सकता है। अच्छा, डायरेक्टली अगर कहें तो कार्पल टनल इसमें होना मुश्किल होता है। अच्छा, और कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती है, उसमें भी हाथ कंपन होते हैं। अच्छा, मतलब तो ये क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, हाथ में दर्द और सुनपन की बात कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एज की ऊपर नहीं होता है, ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी दैनिक दिनचर्या कैसी है और किस तरह का वो काम कर रहा है, या फिर जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। जी सर, अगर हम बात कर रहे हैं रीजंस की, अगर हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं में भी होता है, जो महिलाएं काम करती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी सिचुएशन में अगर ये सिंड्रोम होता है, तो आने वाले बच्चे पर भी क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि पूरी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। अच्छा, तो कार्पल टनल की जो भी स्ट्रक्चर्स है उनमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जो
पास होने वाली स्ट्रक्चर्स है, अगर वही सब मोटी हो गई, वॉल्यूम अपना फिक्स है, तो नर्व पे कंप्रेशन आने लगेगा जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं दे सकते, बिल्कुल, इवन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी नहीं दे सकते, तो उनको कई बार ये टॉलरेट करना पड़ता है, या हम उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाते हैं उनके टेम्परेरी रिलीफ के लिए। बट जैसे ही हमने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है तो ये डिजीज़ भी खत्म डिसअपीयर हो जाती है। और कई जो लोग इसके लिए प्रीडिस्पोज होते हैं तो उसमें ये बाद में मतलब एक उसको एक एग्जैगरेटिंग कॉज हो गया, उसको उसने उस बीमारी को बढ़ा दिया है। बिल्कुल, तो फिर उन केसेस में हम फिर आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल सर, जैसे आम इंसान की तरह मैं बात करती हूँ, अगर मेरे हाथ में दर्द है, सुन्नपन है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? क्योंकि एज अ डॉक्टर अगर आप बताएं तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डायग्नोस होने के बाद क्या ट्रीटमेंट इसका रहता है, और सर्जरी तक की अगर सिचुएशन आती है तो उसके बीच में भी क्या प्रोसेस रहता है? तो आई थिंक आप चाह रहे हैं कि मैं डायग्नोसिस से पहले ही ट्रीटमेंट पे आ जाऊं। तो यूजुअली हम ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उसको हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जी। ठीक है, माइल्ड जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसमें पेशेंट कई बार नाइट सिम्टम्स बताता है, जो शुरुआती मैंने बताया ना कि रात को वो सो गया, उसका सुन हो गया, 1-2 बार हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसे ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। या जैसे फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसको झिनझिन हुई। सर इस बीच में भी थोड़ा आपको रोकना चाहूँगी, हाँ। चर्चा की शुरुआत हम वापस करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी जी सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल बताएं? हाँ, प्रभाकर महाजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? बुरहानपुर नायर जी जी, अपना सवाल कीजिए सर। मेरे कंधे में दर्द रहता है। कंधे में? हाँ, तो थोड़ा ये हार्ट के अंदर भी मेरे को ऐसा दर्द लगता है, कंधे की नसें दबती है तो हार्ट दर्द रहता है। अच्छा, कंधे की नसें, तो हार्ट पर भी लगता है आपको इफेक्ट? हाँ, हाथ पे जी। हाँ जी हाँ। तो जो अगर किसी व्यक्ति के कंधे में दर्द होता है तो मैं 2 चीज़ें उसमें देखना चाहूँगा। एक तो कंधे की कोई बीमारी के कारण से उसमें दर्द तो नहीं हो रहा, तो अगर आपकी कंधे की सब मूवमेंट्स सही है तो इसका मतलब मोस्टली हम कह सकते हैं कि कंधे में कोई बीमारी नहीं है। तो फिर उसके दर्द का कारण आपके सर्वाइकल रीजन हो सकता है, आपको सर्वाइकल पेन भी कंधे में आ सकता है। अच्छा, तो इन दोनों चीज़ों को आपको आपके आसपास जो भी स्पेशलिस्ट हो उनको दिखा के इसको रूल आउट करना चाहिए। मतलब सर वो ये कह रहे हैं कंधे से होता हुआ उनको हाथों में भी दर्द वो महसूस होता है, तो क्या ये हो सकता है? ये फिर नर्व से रिलेटेड हो सकता है जी। और इवन कार्पल टनल के पेशेंट्स में शुरू के टाइम में इस जगह पे भी दर्द आता है, तो मुझे कुछ मतलब कि अभी कोई जो स्पेशलिस्ट इनको देखेगा, हम कुछ टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं मरीज पे, तो उसमें अगर उसके नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है तो वो कार्पल टनल हो सकता है। सर क्योंकि कॉलर लेने से पहले हम बात कर रहे थे इलाज की, तो इलाज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें रहते हैं, और सर्जरी तक की जो अगर सिचुएशन आती है तब कैसे सर्जरी की जाती है, किस टाइप की सर्जरी होती है इसकी? हाँ, तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि हमने कार्पल टनल को 3 ग्रेड में डिवाइड कर दिया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड जो कार्पल टनल है उसमें जैसे पेशेंट का है कि जैसे नाइट सिम्टम्स आते हैं या यदा कदा जैसे उसके जो डेली एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि फ़ोन पे बात करते समय कुछ सुन नहीं होता, उसमें उनको कुछ अजीब टाइप की सेंसेशन होती है। अच्छा, ठीक है, और फिर वो जैसे ही वो जैसे अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार पढ़ते पढ़ते उनको हाथ नम जैसे पैरालिसिस हुआ, जैसे उन्होंने अखबार छोड़ा वो ठीक हो गया जी। तो ये बहुत ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं, या सब्जी काट रहे हैं, या कुछ जैसे ऐसे होते हैं जो कि 2 व्हीलर चलाते हैं, तो 2 व्हीलर में आप देखोगे रिस्ट ऐसे ही रहेगी काफ़ी लंबे समय तक, तो उस समय भी उनको होया और फिर जैसे उन्होंने 2 व्हीलर छोड़ा तो वो ठीक हो गया। तो ये माइल्ड कार्पल टनल है। तो ये कुछ दवाइयों से, कुछ एक्सरसाइजेज से इस पे अपन सिम्टोमेटिक
कंट्रोल ला सकते कर सकते हैं। तो मतलब उस वक्त सर्जरी की अगर सिचुएशन नहीं आती तो प्राइमरी स्टेज पे उसको हम प्रिवेंट क्योर कर सकते हैं। सर अगर सर्जरी तक की अगर हम बात करते हैं, इसमें किस टाइप की सर्जरी की जाती है और हाथ में कहाँ पर इसकी सर्जरी होती है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या बहुत डरे हुए होते हैं इसके सर्जरी का नाम सुनते ही। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि जैसे माइल्ड डिजीज़ है तो उसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ स्प्रिंट्स देते हैं, उनसे मोस्टली उनका सिम्टम्स चले जाते हैं। पर अगर जो मॉडरेट और सीवियर बीमारी है और ये बीमारी बढ़ती भी रहती है, हो सकता कई बार हम ऐसे मरीज भी देखते हैं जो वो कहते हैं हमें 8-10 साल से तकलीफ है। अच्छा। 8-10 साल से ऐसा नहीं होता कि उनको तकलीफ हो ही रही है। जैसे कुछ थोड़ा कोल्ड वेदर भी आ गया तो भी उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। सर्दियाँ उनके लिए थोड़ी सी भयानक होती है जी। तो अगर आपकी डिजीज़ मॉडरेट टू सीवियर आ गई है और तो दवाइयों से भी उनको अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हम उसको देखते हैं कि वास्तव में डिजीज़ कैसी है। तो कई बार हम इसमें एक जो डायग्नोस्टिक टूल होता है, जैसे कि आपने बताया कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैं यहाँ रिलेवेंट है इसलिए पहले बता देता हूँ। इसमें हम जो इसका जो कुछ फिजिकल टेस्ट करने के बाद जैसे हमें लगता है कि हाँ ये कार्पल टनल हो सकता है, अच्छा, तो उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है। उसमें हम नसों में इलेक्ट्रिक अच्छा, थोड़ा बहुत ही माइल्ड करंट होता है, अच्छा, क्योंकि लोग डर जाएंगे कि करंट लगा के देखेंगे, पर वो बहुत ही बिल्कुल माइल्ड होता है और उसमें हम उसकी रीडिंग लेते हैं। ओके। और हमारे जो साथी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको इंटरप्रेटेट करते हैं क्योंकि इसमें जैसे करंट का फ्लो कम हो रहा है जी, वो मतलब कि स्लो होके जाता है, हमारे लैंग्वेज में उसको कहता है कि उसकी लेटेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में और फिर हम दूसरा जो टेस्ट करते हैं वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट। सोनोग्राफी जो कहते हैं ना, पेट की सोनोग्राफी आप लोगों ने या सबने सुनी है, पर हम बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड मस्कुलर स्केलेटन सोनोग्राफी भी हम करते हैं जिसमें हमारे रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब नर्व्स पे दबाव होता है तो वो फ्लैट होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इसका कुछ रेशोज होते हैं तो वो हमें कह देते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, तो उन केसेस में हम मरीज को सर्जरी का एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। कई बार जैसे हमें डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन होता है क्योंकि नर्व के जो कंप्रेशन के साइन लगभग एक जैसे आएंगे, भले वो कलाई पे दब रही हो या जैसा कि मैंने बताया कि डबल क्रश हो। हाँ। तो ऐसी चीज़ भी होती है और कई बार मरीज सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो हम उसमें कई बार एक इंजेक्शंस लगाते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाते हैं। जी सर, मतलब सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दर्शक हमें जो देख रहे हैं उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का इलाज का निवारण भी है और इलाज भी है हर बीमारी का। हमारे साथ एक कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी मैम, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम गुड़िया है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान के अलवर जिले से। जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या सवाल है आपका? सर मेरा हाथ पैरों में झंझनाते रहते हैं, मतलब चेयर वगैरह बैठती हूँ तो मेरे पैरों में मतलब सुन्न हो जाते हैं, खड़ा नहीं हो जाता। जी डॉक्टर साहब, अगर आप भी पेशेंट से बात करना चाहते हैं तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं सवाल सर। नहीं, मैं थोड़ा सा वो उनके बैठने उठने में हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है उनको, बैठने उठने में। जी, तो अगर हाथ में झंझनाहट हो रही है तो अपने को कार्पल टनल रूल आउट करना चाहिए। हो सकता है सर, आप बात कर सकते हैं मरीज से क्योंकि अभी हमारे साथ लाइव ही है। ये जो कोई काम करते समय होती है या दिन भर ही होती रहती है झंझनाहट? जी, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, तो क्या निवारण क्या है इस चीज का? जी सर, मैं बैठ जाती हूँ ना 10-7 मिनट के तभी हो जाता है। बैठने पे पैरों में होता है या हाथ में भी होता है? पैरों में होता है। तो क्या निवारण है इसका? तो अगर पैरों में कोई पैरों में होता है, पैरों हाथों में क्यों लग? पैरों में, हाँ पैरों में होता है उनको बैठने उठने में। जी, तो
ऐसे केसेस में हम सबसे पहले डायबिटीज रूल आउट करने के लिए कहते हैं। अच्छा। कई बार डायबिटीज क्या है कि वेरियस नर्व्स को अफेक्ट करती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, या जैसे इनके कमर में दर्द है तो अपन स्लिप डिस्क को रूल आउट करेंगे। और मतलब कि हमें मतलब जासूस की तरह हमें देखना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है, उसके हिसाब से इसका इलाज होता है। बिल्कुल। अगला सवाल अगर मैं आपसे लेना चाहूँ, अगर सर्जरी मैंने करवा ली है, कई लोगों को क्या डर रहता है, एक मिथ भी रहता है सर्जरी से रिकवरी नहीं हो पाती है, तो सर्जरी से क्या 100% ये क्योर हो जाता है, और आफ्टर सर्जरी जो रिकवरी के जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है? तो अगर हमने कार्पल टनल डायग्नोसिस प्रॉपरली कर लिया है, हमें एकदम 100%, हम जब भी सर्जरी का स्टेप लेते हैं तो पर्सनली हम या कोई भी स्पेशलिस्ट चाहता है कि वो 100% श्योर हो जी, क्योंकि ये कार्पल टनल ही है। क्योंकि कार्पल टनल से मिलती जुलती कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि आपको लगेगा कि सिम्टम्स वो आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई और डिजीज हो, नर्व और कहीं कंप्रेस हो रही हो। अगर आपने 100% उसमें अपना इक्विपमेंट बना लिया है कि कार्पल टनल ही है, तो इसको हम सिम्टम से, कुछ टेस्ट से करने के बाद, और कई बार मैंने जैसा कि बताया कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा के भी देख लेते हैं, उसमें रिलीव आता है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस पेशेंट्स को रिलीव होता है क्योंकि नर्व का कंप्रेशन अपने हटा दिया है जी। पर जो उनके सिम्टम्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको रिकवर होने, क्योंकि ये नर्व दबी हुई थी, वो दबी हुई नर्व ठीक होने में करीबन 3-4 महीने लग जाते हैं। अच्छा। पर उनके जो ये जो सुनपन की जो प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, वो हाथों हाथ ठीक हो जाती है। अच्छा। आप मानोगे नहीं, अभी मैंने पिछले हफ्ते एक पेशेंट को ऑपरेट किया था, तो उन्होंने मेरे को अगले दिन सुबह ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो 2 महीने बाद सोई हूँ प्रॉपरली इस सर्जरी के बाद जी। तो मतलब कि उनको इतना रिलीफ पड़ता है जी। और थोड़ा उनको पेन हो सकता है सर्जरी के बाद, जहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ स्कार की मालिश और ये सब बताते हैं, तो ये सब सिम्टम्स 3-4 महीने में सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल सर। पर इसमें अगर कार्पल टनल डायग्नोसिस सही है तो आपको रिलीफ मैं 100% नहीं कहूँगा, पर 99.99% पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, समस्या ऐसी है, जनरली लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अगर लोगों में ये है तो बिल्कुल आपके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी चाहेंगे कि परामर्श लें, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें दिखाएं। सर, आखिरी सवाल नहीं कहूँगी मैं, ये बोलूँगी क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं और जो भी जिनसे कॉलर से हम नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी इस सवाल के जवाब लेना चाहते हैं, उनके लिए छोटे से टिप्स और गाइडलाइंस, ताकि वो प्राइमरी सिचुएशन पे ही इसको क्योर कर लें, ताकि आगे सिचुएशन क्रिटिकल ना हो। क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं मेरे पेशेंट्स या दर्शकों को यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर उनको ऐसा अगर हाथ में नमनेस है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। बिल्कुल। आपको तुरंत ही जो आसपास जो हैंड सर्जरी स्पेशलिस्ट है या आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन है या न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है तो अर्ली स्टेज में ही उसका इलाज करा के उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी परसिस्ट कर जाती है तो कई बार जो थंब की मसल्स है वो भी वीक हो जाती है, तो वो धीरे धीरे कंधों तक भी पहुंचता है। और हाँ, वो तो सिम्टम्स होते हैं उसके, हाँ, जो कि आपको फील हो सकता है कि और जो सबसे इसको जितना ज़्यादा आप सीवियर ग्रेड में पहुंचा देते हैं और उसमें अगर मसल एट्रोफी हो जाती है तो फिर इसका अलग टाइप का इलाज होता है। इसमें वो इवन मसल्स को अपने को बनाना भी पड़ता है। बिल्कुल सर, आप दूरदर्शन स्टूडियो में आए और ढेर सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने शेयर की है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। और दर्शकों से मेरी ये निवेदन है कि अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन आपको महसूस होता है, तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें, घर में इसका इलाज ना करें और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।